everyone, welcome to my channel NCRT Adda. So today we have taken conservation chapter of class 8. Okay, so before starting of the chapter, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस मेरी आएँ वो तुरंत आप तक उसके नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं. ओके, सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एम्स ऑफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये जो चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन, पहले इसी के बारे में जान लेते हैं ना. कंजर्वेशन किस चीज़ का कंजर्वेशन, किसको कंजर्व करना है हमें, ठीक है, किसको बचाना है हमें, किसको प्रोटेक्ट करना है हमें ना, किसको प्रिजर्व करना है हमें. तो जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर बहुत ही डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ एक लाइफ सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं ना. तो फिर यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं, बट दीज डेज जो एक्सटिंक्शन है प्लांट्स या एनिमल्स का, ये जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स है वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं ना कि इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, या आप कहें कि कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये ख़त्म हो जा रहे हैं, या आप कह रहे हैं ना कि ये धीरे धीरे डिमोलिश होते चले जा रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन्हें कंजर्व करके रखना है, हमें इन्हें प्रिजर्व करके रखना है ना. ये जो हमारे नेचुरल ट्रेजर हैं इन्हें हमें प्रिजर्व करके रखना है. तो उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में टोटली पढ़ना है कि कैसे हम उन्हें कंजर्व करें. तो ये जो टर्म है कंजर्वेशन का, ठीक है, ये जो टर्म है कंजर्वेशन का, इसका जो ये दो लैटिन वर्ड से आया हुआ है. ठीक है, सर्वेयर का मतलब हो गया, ठीक है, सर्वेयर का मतलब हो गया टू कीप, मतलब किसी चीज़ को रखना ना, संभाल के रखना, और या आप कह सकते हैं टू गार्ड, किसी की देखभाल करना या गार्डी करना. एंड कौन का मतलब हो जाएगा टुगेदर, एक साथ किसी का, टू कीप टुगेदर. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं इंसानों के थ्रू कि कैसे हम जो कंजर्वेशन है प्लांट्स का और एनिमल्स का कैसे किया जाए. बहुत सारे, जैसे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स ही ये कर सकते हैं ना कि, और वो काफ़ी सालों से, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम की ये प्रॉब्लम है, बहुत सालों से ये चीज़ होती चली आ रही है कि उनको कैसे कंजर्व करके रखा जाए. तो ये जो लोग हैं इसके बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के बारे में जो ये लोग सोच रहे हैं, जो पीपल हैं, जो कि वॉलंटियर्स हैं, या आप कह सकते हैं जो इसको बचाने के लिए सोच रहे हैं या कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेशनिस्ट, या तो फिर आप ये बोल सकते हैं, या तो फिर एनवायरमेंटलिस्ट. ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं. तो इनका मेन फोकस होता है कि हाउ कैन बी कंजर्व आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स ना. ठीक है, तो जैसे कि वी ऑल नो कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ हैज़ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारी ऐसी है, जैसे अभी हम लोगों ने अभी एक चैप्टर पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम वाला, ठीक है, फ्यूल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो लिमिटेड सप्लाई में ही, अगर हम लोग उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने लगेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास वी कांट यूज़ देम ना, हम उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे अगर वो ख़त्म हो गए एक बार, क्योंकि उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स बनने में लग जाते हैं ना. तो बहुत सारे हमारे अर्थ पे ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड अमाउंट में है ना, उनकी जो सप्लाई है बहुत लिमिटेड है. तो उसमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे ओवर यूजेस ऑफ दिस रिसोर्सेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेस. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनका यूज़ भी बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो उनको जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनको उस चीज़ का सारी रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाएगी, सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी ना. तो ये जो
कंजर्वेशनिस्ट हैं, ये इंश्योर करते हैं कि कैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ह्यूमन की नीड्स कैसे प्रोवाइड कर सकें, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बचा रह जाए, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है, और हमारे जो ह्यूमन की नीड्स है, हमारी जो ह्यूमन नीड्स है उनको भी फुलफ़िल किया जा सके, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो हमारे कंजर्वेशनिस्ट हैं वो ये सोच रहे हैं कि लोगों को रिसोर्सेज ही ना प्रोवाइड किए जाएं, ऐसी बात नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट पे भी उसका बुरा असर ना पड़े और लोगों की नीड्स भी फुलफ़िल करी जा सके ना। तो फिर इस तरीके से है कि हमको उन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही लिमिटेड अमाउंट, या आप कह सकते हैं बहुत ही वाइजली उनका यूज़ करना है, जितने की ज़रूरत है उतना ही यूज़ किया, अदरवाइज़ उनको नहीं यूज़ किया, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास उस चीज़ का कोई वर्क, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो जो वाइज यूज़ है नेचुरल रिसोर्सेज का विद एन एम टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट देम, इसी को हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन किसको बोलते हैं, यही है कि ये जो वाइज यूज़ हो रहा है ना, वाइज यूज़ ऑफ बहुत मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ करना, ताकि उनको प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, वो ख़त्म नहीं हो पाए ना। लेकिन अगर कंजर्वेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे जो कि वेस्ट हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे ना। ये भी वो चीज़ें होती है कि मान लीजिए आप अगर किसी चीज़ की देखभाल नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत अलग तरह का है बाकी सबसे, ये मान लीजिए 4 प्लांट है, इसमें ये वाला बहुत ज़्यादा अलग सा है, बहुत डिफरेंट सा है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी प्रोटेक्शन नहीं की जाएगी, अगर इसको बहुत अच्छे से देखभाल इसकी नहीं की जाएगी, तो फिर क्या है, या तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा ना। तो फिर इस तरीके से है कि हमें कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। तो अब है कि कंजर्वेशन का एम क्या है, ठीक है, क्या एम है भाई कंजर्वेशन का। तो पहली चीज़ कि ये जितने भी हैबिटेट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है, जितने भी वो प्लांट्स एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं ना, जैसे हमारे लेपर्ड हैं, शिप है, गोट है और काऊ है, ये बहुत सारी, उसमें भी कई सारी स्पीशीज़ आती हैं ना। प्लांट्स हैं, ठीक है, कितने सारे प्लांट्स हैं। तो ये जितने भी हैबिटेट्स हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, उनको तो पहली बात हमें प्रिवेंट करना है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, ऐसे ना एक्सटिंक्ट ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए कि फूड चेन डैमेज हो जाए। वी ऑल नो ना कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बिकॉज देयर आर सम एनिमल्स विच आर हर्बीवोरस एंड सम आर कार्निवोरस ना। और तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो ये इंटरेक्शन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, वो आपस में बना रहता है ना, ये तभी तो ऐसे करके फूड चेन बनती है ना, कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, इस तरीके से। क्योंकि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कम हो जाए कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए, गायब भी हो जाए हमें और हमारे अर्थ से, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पे बढ़ जाएगी, तब भी हमारे लिए दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो फूड चेन है, ये जो फूड चेन बनी रहे आराम से, जिनको प्लांट्स की ज़रूरत है उनको प्लांट्स के मटेरियल मिल जाए, जिनको एनिमल्स की ज़रूरत है उनको एनिमल्स के मटेरियल्स मिल जाए। तो ये जो कह सकते हैं ना कि ये जो मेंटेनेंस है, ताकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, तो इसके लिए ज़रूरत है कि हमें इनको प्रिजर्व करके, इनको कंजर्व करके रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन रिसोर्सेज एंड रैपिड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो अगर हमें ये स्ट्रेस रहता है कि ये सारी चीज़ें, ये रिसोर्सेज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी जो ये ख़त्म हो भी रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो उनसे इनको बचाने के लिए अगर हम कंजर्व करते रहेंगे अपने एनवायरनमेंट में, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको बचा के रखेंगे, उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उनका मतलब यूज़ ऐसे ही नहीं करेंगे, तो फिर वो बचे रहेंगे। तो एक स्ट्रेस भी जो हमारे दिमाग में है, या कि रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे या बहुत जल्दी रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा ना, ठीक है।
तो जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बीइंग अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आर कॉन्स्टेंटली कंजर्विंग द फॉरेस्ट, बिकॉज जो फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा जो हमें आप कह सकते हैं जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो देखने को हमें फॉरेस्ट में ही मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको स्पीशीज़ देखने को मिलेगी फॉरेस्ट में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखें। कुछ अब इसको प्रोटेक्ट करके नहीं रखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग चाह रहे हैं कि घर बनाएं, और अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर के लिए फीड्स भी चाहिए, क्योंकि उतना ही ज़्यादा हमें क्रॉप का प्रोडक्शन भी करना है और हमें उन्हें सप्लाई भी करना है ना, ताकि उन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट का यूज़ किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, या कभी कभार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है अपने से ना, या आग लग जाती है, तो फिर उससे भी बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा उनको बचाना बहुत ज़रूरी है इस समय। ठीक है, वो बहुत जल्दी ही ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू कंजर्व दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे वो फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेंगे। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हमें ज़्यादातर वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो दिस विल कंजर्व ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर फॉरेस्ट रहेंगे। और फॉरेस्ट जो है वो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें बार बार उनका अगर हम प्रॉपर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फिर हम उन्हें बार बार लगा भी सकते हैं। मान लीजिए आपको आज एक प्लांट की ज़रूरत पड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसकी बजाय आप 2 या 3 या 4 पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि वो उसकी जो पूरी आप कह सकते हैं ना, वो जो प्लेस खाली हुआ है उसको वो ऑक्यूपाई कर पाए। अगर आप 3 या 4 लगाओगे तो और अच्छी चीज़ है ना। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उनमें गैसेस का भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ कर जाए, तो वो एक जो बैलेंस है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग, इट इज़ अ डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है? दिस इज अ डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये डाइवर्स, ये जो आप देखते हो ना डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने देखा कि प्लांट्स होते हैं ना, जैसे पौधे, अगर हम एक रोज़ की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, एक रोज़ की ही बात कर लेते हैं, तो उसमें भी कितने कितने डिफरेंट स्पीशीज़ आते हैं ना, कितने डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, और उसके बाद भी उसमें कलर में भी कितने स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डाइवर्सिटी है हमें रोज़ में देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि केवल रोज़ जैसे प्लांट हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हमें देखने को मिलेगी। इसी तरीके से एनिमल्स हैं। ठीक है, लायन में अगर हम देख ले तो उसमें आपका आ जाता है ना, लेपर्ड भी आ जाता है, और टाइगर भी, और आप कह सकते हैं कि लायन, टाइगर और लेपर्ड, एक तरीके से कहिए तो एनिमल्स हैं वो, लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो आपको देखने को मिल रही है उसी की। ठीक है, वो हम कहते हैं ना दैट इज़ डाइवर्सिटी ना, दैट इज़ डाइवर्सिटी। तो जितने भी लाइफ एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं अर्थ पे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर में आते हैं, जितने भी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे एनिमल्स के हों, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हों, वो सारे आते हैं, दे ऑल कम अंडर बायोडाइवर्सिटी। तो अगर बायोडाइवर्सिटी से की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो बहुत ही सिंपल है। इट इज़, आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ टर्म, इट इज़ अ, आप कह सकते हैं इसके लिए एक डिफरेंट सा टर्म यूज़ किया गया है। ये जो हम इतने डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हम जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं। और मैक्सिमम डाइवर्सिटी मैंने बताई ही कहाँ देखने को मिलती है, वो फॉरेस्ट में ही देखने को मिलती है। तो इट इज़ अ नेचुरल ट्रेजर, बायोडाइवर्सिटी इज़ ए नेचुरल ट्रेजर।
ओके तो इसमें दिस वेराइटी लाइफ फॉर्म्स इंक्लूड फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब व्हाट इज़ फ्लोरा? फ्लोरा का मतलब है जितनी भी प्लांट्स की स्पीशीज़ है, जितनी भी केवल प्लांट्स की स्पीशीज़ है, उनको एक साथ अगर हम जितनी भी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं उनको अगर हम एक साथ करें तो उनको हम बोलते हैं फ्लोरा। और जितने भी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, ठीक है, अगर उनको एक साथ ले लें तो उनको हम कहते हैं फौना। तो फ्लोरा फॉर द प्लांट्स एंड फौना फॉर द एनिमल्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 1/5 एरिया जो है वो फॉरेस्ट ही आप कह सकते हैं कि कवर करके रखता है विथ इमेंस वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जितने भी हैबिटेट हैं, चाहे वो हाई माउंटेन्स में रह रहे हो, ऊपर से ऊपर पहाड़ियों में रह रहे हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा ओशियन में रह रहे हों या डेजर्ट में रह रहे हों, जितने भी हैबिटेट जहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं वो सारे के सारे अर्थ पे हैं और वो सारे सारे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हैं, ठीक। तो ये जो ये डिफरेंट इकोसिस्टम है आर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जानिए कि व्हाट इज इकोसिस्टम। आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक कम्युनिटी, डायनेमिक, इट इज़ अ डायनेमिक कम्युनिटी। अब ये डायनेमिक कम्युनिटी किस चीज़ की? इसमें आपका ये दो चीज़ से मिल करके बना हुआ है इकोसिस्टम, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट से, लिविंग पार्ट से, और एक नॉन लिविंग पार्ट से, ठीक है, लिविंग पार्ट से और एक नॉन लिविंग पार्ट से, ठीक है। तो लिविंग पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे जितने भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसमें आप कह सकते हैं कि फ्रॉग हो गया, या आप कह सकते हैं प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। और नॉन लिविंग पार्ट्स में आपका टोपोग्राफिक फीचर्स आ जाते हैं, और उसमें जैसे वाटर की उनको ज़रूरत है और कुछ रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है, आप ये कह सकते हैं ये जो बायोटिक और एबायोटिक का कॉम्बिनेशन होता है ना, कि एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसी तरीके से आप इकोसिस्टम को लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम इट इज़ अ कंप्लीट यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड नॉन लिविंग मैटर्स, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है कि दिस इज कंप्लीट यूनिट ऑफ दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड नॉन लिविंग मैटर्स, ओके। तो अभी मैंने जो बताया कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी के लाइज इन द फैक्ट दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है। इनसे हमें क्या क्या, बहुत प्लांट्स और एनिमल्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, फूड मिलता है, ठीक है, मेडिसिन्स मिलती हैं, टिम्बर मिलती है, ठीक है, लकड़ियाँ, और बड़े बड़े लकड़ियों के ऐसे होते हैं ना, ऐसे करके टुकड़े जिनसे हम लोग फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं। मिल्क मिलता है, हनी मिलता है, सिल्क, ठीक है, हमें उनसे मिलता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत सारे ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी, ये जो प्लांट्स एनिमल्स हैं इनको कंजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। फॉरेस्ट जो है एक आप कह सकते हैं इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट टू कंजर्व एयर वाटर एंड लैंड। ऑब्वियसली बात है कि हमारे जितने भी जानवर हैं, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं, वो फॉरेस्ट में ही है ना, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहीं पर हैं। तो इसके लिए, और फॉरेस्ट क्या है, ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कह सकते हैं इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, और उनको कंजर्व एंड टू कंजर्व एयर वाटर एंड लैंड, इनको भी बचाने के लिए हमें फॉरेस्ट का लगाना ज़रूरी है। केवल इसी चीज़ के लिए नहीं कि हम स्पीशीज़ को बचा सकें, बट वो एयर को प्रोटेक्ट करने में, जैसे कि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, वाटर लेवल डिक्रीज़ नहीं हो जाए, लैंड जो है वो सॉइल इरोजन में हमारा जो टॉप लेयर है वो कहीं ऐसे वेस्ट ना चला जाए, बह के ना चला जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर अब क्या है कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो सॉइल इरोजन को चेक करते हैं, सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग पेपर बनाने के लिए, ठीक, ताकि क्लाइमेट कंडीशन कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा ना
क्योंकि बारिश का भी होना ज़रूरी है, रेनफॉल पैटर्न को भी ये चेक करते हैं, ठीक है। रेनफॉल पैटर्न भी इन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्हीं पे डिपेंड करती है। फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फ्लड क्योंकि जब अगर लगा रहेगा, प्लांट्स लगे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, सॉइल को पकड़ के रखेंगे ताकि फ्लड्स वगैरह ना आ पाए। और क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बना रहे, इसके लिए भी ये करते हैं काम ना, कि वो बैलेंस जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो बना रहे, ठीक। फिर हमें वुड प्रोवाइड करते हैं ताकि हम हाउसेस, फर्नीचर्स वगैरह बन सके। फिर और क्या मिलता है फॉरेस्ट से हमें, बहुत सारे ऐसे फूड मिलते हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जो हम जिनसे हम मेडिसिन ले पाते हैं, ठीक है। अब और क्या करते हैं, और दे प्रोवाइड होम एंड फूड टू वाइल्ड लाइफ, वहाँ पर क्योंकि जानवर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए, अब हमारे लिए हम एक घर बना सकते हैं, हम अपना एक होम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम जानवरों की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो उनके लिए तो उनका घर आपका फॉरेस्ट ही हो जाना है ना। जो जंगल है उसी में हमारे वाइल्ड लाइफ रहते हैं, तो उनके लिए वो होम है और वहीं से उनको फूड मिलता है, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे इनसाइट में दी है जो कि आपको जानना चाहिए, स्पीशीज इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। बहुत सारे कुछ कॉमन कैरेक्टर्स, जैसे मैंने अभी रोज़ के लिए बताया, बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं। और लायन की अगर हम बात कर ले, टाइगर की बात कर ले, लेपर्ड की बात कर ले, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हैं ना। इस तरीके से बर्ड्स की बात कर लें तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हैं, ठीक। तो स्पीशीज़ का मतलब वही हो गया, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ना। देयरफॉर इट इज़ टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एनवायरनमेंट एंड देयर इज़ एन इमीडिएट नीड टू कंजर्व इट ऑल्सो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ओके। इसके साथ साथ हमें बायोडाइवर्सिटी के लॉस को भी बचा के रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत देयर आर सो मेनी, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनकी वजह से जो लॉस है बायोडाइवर्सिटी का हो रहा है, ठीक है। चाहे वो अनप्लान्ड वे में हो या डिसऑर्गेनाइज्ड चेंजेस आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से जो हमारे जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी पे उसका इफेक्ट देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हम देख रहे थे कि अभी हम लोगों ने बात की कि क्यों फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड व्हेन हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर कंजर्व्ड। तो कुछ मेथड्स हैं, द मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर प्रिवेंशन ऑफ कटिंग ट्रीज़ को कट करने से बचाना है। ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, डिफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ ट्रीज़, लोग अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है घर बनवाने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज़, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जिसकी वजह से जो वहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स रह रहे हैं वो इसीलिए तो कुछ अभी अगर आप न्यूज़ देखें तो आपको देखने को सुनने को मिलेगा वहाँ पर कि जानवर जो हैं वो सड़क तक आ गए या किसी के गांव तक आ गए, ठीक है, विलेज एरिया में आ गए, टाउन में भी कभी कभार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हैबिटेट है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर तो उनको रहने को दिया ही नहीं जा रहा है, लोग काट दे रहे हैं ट्रीज़, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज़ रेगुलर बेसिस पे होता चला जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको भी तो सर्वाइव करना है, तो फिर वो कहाँ आएंगे, धीरे धीरे टाउन में आ जाएंगे, विलेजेस में चले जाएंगे ना। तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी लोग यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो घर बनाने के लिए यूज़ कर लें, तो जिसकी वजह से वहाँ पर लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैबिटेट्स हैं वो उनका हट रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के रीप्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन। अगर उसको कंजर्व करके रखना है तो अभी मैंने बताया ना कि अगर आपको किसी की ज़रूरत है, आपने एक पेड़
काटा है किसी वजह से, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, अगर हमने काटा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने एक पेड़ काटा है तो उसके बजाय हम कम से कम 5 या 6 या 10 पेड़ लगाएं, ताकि उसकी भरपाई पूरी हो सके, ठीक है, ताकि उनको कंजर्व करके रखा जा सके। इन ऑर्डर टू कंजर्व फॉरेस्ट द प्रिवेंशन ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज एसेंशियल, ठीक है, तो इससे बचाना है हमें। दूसरा कि ये जो एक्सेसिव ग्रेजिंग हो रही है, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स को ऐसे ही लैंड पे फील्ड्स में छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि क्योंकि देयर आर सो मैनी एनिमल्स दोज हु आर हर्बीवोरस, जो कि हर्बीवोरस है, जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो वो लैंड पे या किसी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर वो ग्रेजिंग करें, बट ओवर ग्रेजिंग ना हो ना, ओवर ग्रेजिंग ना हो, जिसकी वजह से, क्योंकि कभी कभार क्या होता है फिर टॉप सॉइल भी रिमूव हो जाती है, इतना ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाता है, तो इसको भी विच मस्ट बी कंट्रोल टू सेव फॉरेस्ट को सेव करने के लिए इसकी भी ज़रूरत है कि एक्सेसिव ग्रेजिंग को कंट्रोल करके रखा जाए, ठीक। पॉइजनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो सिटीज़ या फील्ड से या इंडस्ट्रीज से जितनी भी पॉइजन वाली चीज़ निकल के आ रही है, या आप कह सकते हैं पॉइजनस वाटर, या कोई भी ऐसी चीज़ बन रही है जो कि हमारे जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं वेस्ट वाटर की, ठीक है, वेस्ट वाटर की बात कर लें, कोई चाहे वो इंडस्ट्रीज से निकल के आ रही हो, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री से निकल के आ रही हो, तो क्या होगा अगर मान लीजिए वो वाटर में जा रही है, तो जितने भी स्पीशीज़ या जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स वाटर में हैं तो वो उनको ख़राब करेगी, ठीक है, इनमें कुछ उसमें से तो उनकी डेथ भी हो जाएगी, वो उसको नहीं उस चीज़ को वो नहीं अडेप्ट कर सकते, ठीक है। तो जो जितने भी वेस्ट निकल रहे हैं सिटीज़ से या एग्रीकल्चरल फील्ड से या इंडस्ट्रीज से या फॉरेस्ट से, तो इन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना है कि इन्हें हमारे जो जानवर हैं या प्लांट्स हैं उन तक या मतलब पहुंचने से रोकना है कि उन पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक। तो ये जो हैबिटेट है, डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस बाय लार्ज स्केल मैन मेड अल्टरनेशन सच एज माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इंडस्ट्रीज, इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं। मान लीजिए एक रेलवे ट्रैक बनना है तो उसके लिए उस फॉरेस्ट से रेलवे ट्रैक जाना है, तो उससे क्या है कि वो उनको हटाना पड़ेगा, फॉरेस्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक। इंडस्ट्री एक बनानी है तो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बन सकती, तो बाहर उनको बनानी है, तो उसके लिए वो फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, ठीक है। डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसके लिए भी फॉरेस्ट जो है वो कट कर दिए जाते हैं ना, तो इस तरीके से है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसानों को चाहिए, बेनिफिट चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, एनिमल्स नहीं रहेंगे, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बन पाएगा। फिर इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बन पाएगा तो हम और इम्बैलेंस ऑफ आप कह सकते हैं ना कि एटमॉस्फेरिक गैसेस भी हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के या अगर हम कहें कि फॉरेस्ट को अगर हम कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई, क्योंकि रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट हो जाएगा, क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा, वाटर लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस में इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी कॉन्सिक्वेंसेज हमें डिफॉरेस्टेशन से देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि फॉरेस्ट और जो जंगलों में आग लग जाती है, कई बार ऐसे न्यूज़ में देखने को मिलता है ना कि अचानक से उसमें आग लग जाती है, ठीक है, तो फिर इसकी वजह से भी कई पुराने फॉरेस्ट भी पूरे जलते चल जाते हैं, और ये ऐसी आग होती है जिन पे काबू पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बर्न करते हैं, जिन पे अगर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही केयर करके रखना चाहिए कि फॉरेस्ट फायर के अगर आप वहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं तो फिर कोई फायर या वहाँ पर आग से रिलेटेड या वहाँ पर कुछ मैच स्टिक्स बॉक्स का यूज़ या लैम्प का यूज़ नहीं करें। मान लीजिए वो अगर कैंप फायर वगैरह लोग जला भी रहे हैं, ठीक है,
तो उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं चले जाएं, उसको कम से कम उस आग को बुझा करके अच्छे से जाएं। और एक फायर के बीच में और दूसरे सॉरी एक फॉरेस्ट ट्री और दूसरे ट्री के बीच में एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए, अदरवाइज़ ये दोनों में क्या होता है कि आपस में ये एक दूसरे के टकराते हैं और फिर फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है। सो इन दिस वीडियो we will learn till here, and in our next video we will talk about conservation of wildlife. Okay, so please, if you like my video, please share with your friends, like it, subscribe to my channel, and please watch the next video of this chapter also. Okay, thank you, see you in the next video.